नमस्कार, चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। इस साल के आखिरी से लेकर के अगले साल के आखिरी महीने तक लगातार जो है G20 देशों की अध्यक्षता भारत करेगा। G20 देशों का जो मंच है वो आर्थिक सहयोग का मंच है और इस आर्थिक सहयोग के मंच पर उत्तर प्रदेश अपने को तैयार करने की पूरी सामर्थ्य के साथ तैयार होने की कोशिश कर रहा है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बैठक बुलाई और कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कम से कम 4 बड़े स्थानों पर, जिसमें लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में जो है विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे। वहां पर जो है अपनी सांस्कृतिक विविधता को भी प्रदर्शित करना है, अपने संपूर्ण सामर्थ्य को, चाहे वो सामर्थ्य हमारी औद्योगिक हो, चाहे सामर्थ्य हमारी कला की हो, चाहे हमारे हस्तशिल्प की हो, उन सारी सामर्थ्य के साथ हमें G20 देशों के सामने पेश आना है, जिससे उत्तर प्रदेश का जो असीम संभावनाओं का प्रदेश है उसकी सारी सामर्थ्य को जो है G20 के देशों के सामने लाया जा सके। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने काफी पहले से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर दी है। आज की चर्चा हमारी इसी विषय पर है और इस विषय पर हमारे साथ हमारे मेहमान हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी। हम बात अपनी शुरू करें, आप लोगों से जानने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश इस G20 सम्मेलन के विभिन्न अवसरों पर क्या कुछ प्रस्तुत कर सकता है। उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बार भारत को विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रों के समूह G20 सम्मेलन की अध्यक्षता का मौका मिला है। इस मौके को उत्तर प्रदेश एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मान रहे हैं कि दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक होने जा रही G20 सम्मेलन दुनिया को ब्रांड यूपी से परिचित कराने का अवसर होगा। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह ब्रांड यूपी को दुनिया से परिचित कराने का शानदार मंच है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की संभावनाओं से पूरी दुनिया परिचित हो, इसके लिए हमें प्रदेश की संस्कृति, आध्यात्मिकता, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विशेषताओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिसके संबंध में एक बेहतर कार्य योजनाओं को तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि में वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में अलग अलग कार्यक्रम होने प्रस्तावित हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी की संज्ञा दी है। G20 के मंच पर प्रदेश के प्राचीन कला, संस्कृति, इतिहास, प्राथमिकता, विशेषताओं का संकलन कर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, लखनऊ। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, डॉक्टर संजय गुप्ता जी से हम जानना चाहेंगे कि G20 क्या है, क्यों इसका अस्तित्व है और इसमें भारत की भूमिका क्या है। डॉक्टर साहब जी, देखिए, जैसा आपने पूछा, G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के रूप में जाना जाता है। इसकी जो आरंभ हुआ था वो सन 1999 में हुआ था और बाद में जाकर कई साल बाद यानी 2008 में इसकी सबसे पहली इसकी मीटिंग आयोजित करी गई थी। मूल रूप से जो G20 है, इसका 20 का महत्व ये है कि विश्व के 20 बड़े देश यानी जो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हैं वो इसके सदस्य हैं। सो वर्तमान में 19 देश हैं इसमें और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन के नाम से। तो ये इसका कंपोजिशन है और इसका जो मूल उद्देश्य है G20 का, वो बेसिकली जिसको हम जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के रूप में, अर्थात दुनिया का ये जो आर्थिक जो प्रशासन है, क्रियान्वयन है, इसको कैसे चलाया जाए। क्योंकि ये जो 20 जो G20 कंट्रीज हैं, इनको अगर हम समग्रता में देखें तो कम से कम ये दुनिया का 90% ऑफ द ग्लोबल जो GDP जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, 90% दुनिया का इसी G20 कंट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा लगभग 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ये G20 मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। लगभग इसमें हम जिसे समझते हैं लगभग 66% जो इसमें दुनिया की जो आबादी है वो लगभग 66% इस G20 से आती है और लगभग 50% जो ग्लोबल लैंड मास है वो इन्हीं G20 कंट्रीज में बिखरा हुआ है या इसमें है। तो अब आप समझ लीजिए G20 कंट्री मात्र ये 20 देश हैं, उसमें एक शामिल है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उसके एडिशनल लगभग 30 मेंबर है यूरोपियन यूनियन के। तो इन सब को मिलाकर एक बहुत ही पावरफुल ये एक इकोनॉमिक ब्लॉक है और यही इकोनॉमिक ब्लॉक
भारत के दृष्टि से चूंकि हमको अब ये इसकी मेजबानी मिल रही है, तो भारत के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा एक ये अवसर है, क्योंकि G20 जो भी इसकी अध्यक्षता करता है, जैसे भारत का भी दिसंबर 1 से चालू हो जाएगा, तो जो भी देश इसकी मेजबानी करेगा, अध्यक्षता करेगा, उसको एक बहुत बड़ा अवसर ये मिलता है कि वो जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो नॉर्म सेटिंग है, अर्थात जो विश्व का जो आर्थिक ढांचा है, पूरी दुनिया कैसे चलाई जाएगी आर्थिक आधार पर, वित्तीय आधार पर, इसकी जो रूल्स रेगुलेशंस है, इसके बारे में विचार विमर्श करना और इसके बारे में अपने सुझाव देना, और इसमें अंतिम जो इसमें जो एक तरह से फैसला होता है या एक प्रभावशाली जो आवाज होती है, वो जो प्रेसिडेंट होता है G20 का ये। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण ये G20 एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों से वैश्विक महामारी के चपेट में पूरी दुनिया आई और उसके बाद ये आर्थिक मंच का मेजबानी जो है और अध्यक्षता दोनों भारत को मिली है, ऐसे में भारत से दुनिया क्या अपेक्षा करती है और दुनिया से भारत क्या अपेक्षा करता है, और किस तरह से अपने को एक ऐसे एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करेगा, कौन कौन से एजेंडे लेकर के आएगा जिससे जो तमाम सारी भारतीय आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति हो सके? देखिए, पूरी कोशिश जो रहेगी और इसका जो सबसे ज्यादा लाभ उठाना चाहेगा भारत जी, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जो आयात और निर्यात के बीच का जो गैप है, इस गैप को कैसे कम किया जाए, और ये एक सुनहरा मौका भारत को मिला है जी। और ये ठीक है, आपने सही कहा कि महामारी का प्रकोप था, उस महामारी के प्रकोप से व्यापार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। व्यापार के चलते देशों की आर्थिक समृद्धि प्रभावित हुई और जनजीवन, लेकिन महामारी से उबर कर बाउंस बैक करने में जी, उसमें भी भारत की बड़ी जबरदस्त सफलता रही है जी। कि जितनी तेजी से भारत में सब कुछ पटरी पर आया, और जैसे जैसे सबसे पहले देखिए होता क्या है कि व्यापार अंत में आता है पटरी पर, लेकिन भारत में सबसे पहले तेजी से व्यापार पटरी पर आना शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि एक तो आयात निर्यात के अंतर को पाटना, ये भारत को एक बड़ा मौका मिला है। जब वो सतत कंसल्टेशन में रहेगा G20 के उन बड़े देशों के बारे में के बारे में अभी प्रोफेसर संजय जी बता रहे थे हम लोगों को कि ये वो देश हैं जिन देशों से सबसे ज्यादा आपसी व्यापार एक दूसरे से होता है और दुनिया के व्यापार का 3/4 से ज्यादा हिस्सा इनके कब्जे में है। तो ये एक लगातार डायलॉग का मौका है भारत के लिए सामंजस्य बढ़ाते हुए, भारत के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों की, देखिए G20 का शिखर सम्मेलन तो इस एक वर्ष में एक मौका मिल सकता है जी, लेकिन उसके बीच में ये G20 के कंट्रीज के बीच में बहुत सारे जो इंटरचेंज होते हैं, जो बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे जो डायलॉग्स होते हैं, वो पूरे वर्ष भर चलते रहेंगे, जिन के 3-4 कार्यक्रमों की मेजबानी उत्तर प्रदेश को भी करनी है। तो ये एक बड़ा मौका है कि भारत अपनी वैश्विक व्यावसायिक जगत में, व्यापारिक जगत में अपनी स्थिति को मजबूत कर ले और ज्यादा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, उसका मौका उसको ये अपने आप सायास मिल गया है कि जहां पर उसको कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है, बल्कि उसको ये मेजबानी के साथ साथ अध्यक्षता मिली है, तो ये उसका लगातार सतत संवाद बना रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले चरण में हम उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश की बिल्कुल मैं वहीं पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बात और डॉक्टर संजय आपसे समझना चाहता हूं कि इस मेजबानी के लिए और अध्यक्षता के लिए अमेरिका ने पुरजोर वकालत की, जबकि ग्लोबल सिनेरियो जो दिखाई हमको देता है उसमें चाइना का व्यापारिक महत्व जो है, जिस तरह से उसका प्रभुत्व है, उन सब के बीच में भारत में इस आर्थिक मंच को लेकर के आना, भारत को आर्थिक मंच में उसका अध्यक्ष बनाना, ऊर्जा की कितनी संभावनाएं अमेरिका को दिखती हैं और दुनिया को दिखती हैं? हाँ, देखिए, ये जहां तक भारत को एकदम केंद्र में रखकर अब पूरी वैश्विक राजनीति हो रही है, वैश्विक कूटनीति हो रही है, सबसे पहली बात तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व का परिचायक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत जिस तरह से विश्व के केंद्र के केंद्र में आया है, पटल पर आया है, ये एक अभूतपूर्व हमारे लिए अचीवमेंट है। दूसरी बात, जैसे अभी मोदी जी ने कहा कि दैट इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसीज, हम लोग अभी तक पढ़ते थे दैट इंग्लैंड इज अ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, लेकिन जब हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत वास्तव में डेमोक्रेसी का मात्र कैसे एक जनक के रूप में एक नई उसमें आया और है। इस बात को मुख्यमंत्री जी ने भी उद्धृत किया, उन्होंने भी वही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा है ना। यानी इसके पीछे पूरे इस देश की कितनी ऊर्जा, सारे दिशाओं से ऊर्जा,
सब जो बिखरी बिखरी थी उसको एक पटल पर लाके रखी गई है। जैसे हम बताएं, जैसे कि कल्चरल जो भारत की जो ताकत है, यानी सांस्कृतिक ताकत है, आध्यात्मिक ताकत है, जो हमारी सॉफ्ट पावर है, जो हमारी अब इस तरह से इतनी तेजी से जो अर्थव्यवस्था जो आगे चल रही है, जैसे अभी कलहन साहब ने बताया कि अभी तो वैश्विक जो परिदृश्य है पैंडेमिक के बाद सारी विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं तो धराशायी हो गई हैं, लेकिन ऐसे मतलब कि इस इतना आप कह लें कि एक बड़ा जो एक पेसिमिस्टिक व्यू है, वहां पर आईएमएफ ने ये कहा है और मूडीज की जो रेटिंग है कि भारत की जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 7% बराबर बनी रहेगी, बल्कि इससे ऊपर ही जाएगी। अब देखिए दुनिया में बहुत कम इस तरह से भारत ऐसी देश हैं जो इतना सशक्त हर एक स्तर पर आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो अमेरिका ने अब चाइना और अगर चाइना और इंडिया को अगर कंपेयर किया जाए तो अमेरिका को तो स्वाभाविक रूप से लगेगा इंडिया इज अ मच बेटर पार्टनर एज कंपेयर टू चाइना, क्योंकि भारत ने हमेशा, भारत में एक बड़ा लंबा 75 वर्ष हम मना रहे हैं, एक लंबा लोकतांत्रिक जो स्थिरता का इतिहास है हमारे यहाँ रहा है। दूसरी बात, भारत और अमेरिका के बीच में सदैव से प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए, लेकिन हमेशा से एक अच्छे संबंध रहे हैं। पिछले लगभग 10 वर्षों में तो और भी ज्यादा अच्छे रहे हैं। फिर एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होने के नाते संभवतः अमेरिका को लगता है कि इंडिया में ज्यादा कैपेबिलिटी है, दुनिया को कनेक्ट करने का सामर्थ्य ज्यादा है। चूंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जो एक अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन रिजीम के रूप में देखा जाता है, इसलिए संभवतः बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसके साथ, चाइना के साथ आप कह लीजिए कोरिलेशन या एक वेवलेंथ बैठाना बहुत मुश्किल है। साउथ चाइना सी आप देख लीजिए कितना ज्यादा हॉटस्पॉट है। इस सारी चीजों को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से भारत और अमेरिका के मध्य अंडरस्टैंडिंग बनी है, जो हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व है और जिस तरह से हमारे देश की भिन्न भिन्न जो क्षेत्रों में जो हमारी ऊर्जा है इसको एकत्रित करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर रखकर दुनिया के सामने रखी गई है, इसलिए भारत इन सब चीज को देखते हुए एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा हिंदुस्तान को, लेकिन हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे तो हम उत्तर प्रदेश के जिन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं, समय के कहीं न कहीं से कमी पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आगरा, वाराणसी, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में समारोह आयोजित होंगे और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। वो अवसर होंगे कि जब उत्तर प्रदेश जो है G20 देशों के सामने एक प्रदेश के रूप में, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को हमें प्रस्तुत करना है। क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश में पहले भी सरकारें विभिन्न राजनीतिक दलों की रही हैं जी, और एक शब्द हमेशा उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल जी और उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग। इस बात को हर कोई महसूस करता था कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल बहुत है, एक दूसरा कि उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग नहीं हो रही है जी। लेकिन इस दिशा में प्रयास नहीं हुए। राजनीतिक अस्थिरता के दौर था, कोई 2 सरकारें लगातार उत्तर प्रदेश में कायम नहीं रह पाई जी, और फिर 2 सरकारें भले ही नीतियां वही रह जाती हैं लेकिन काम करने के तरीके बदलते हैं और फोकस एरिया, अप्रोच, कई चीजें बदलती हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक तो पहली बार ऐसा हुआ है बहुत लंबे अरसे के बाद कि जबकि लगातार 2 सतत सत्रों में एक ही पार्टी की, एक ही राजनीतिक दल जो है वो सरकार बनाने में सफल रहा है। इससे कि इसका एक फायदा ये हुआ कि जो कुछ भी पहले के 5 साल में हुआ उसको और एक्सेलरेट करते हुए अगले 5 सालों के लिए योजनाएं बनाई जाने लगी। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल, पिछली बार अगर आपको याद हो बहुत व्यापक कवरेज आपने की थी दूरदर्शन पर कि उत्तर प्रदेश में निवेशक सम्मेलन कराया गया, बिल्कुल बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में आने वाले MOU दिनों में साइन फिर हुए होने वाला है और उन MOUs का उत्तर प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड बनाया कि उन MOUs का करीब करीब 40% से ज्यादा हिस्सा धरातल पर अब तक उतार चुका है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेश सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें देश ही नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, कॉर्पोरेट्स जो है वो आएंगे। और इसका संयोग कैसा है कि जनवरी में हम करने जा रहे हैं और दिसंबर में G20 की मेजबानी भारत को मिलती है जी, और 4 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं और 4 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बिल्कुल चारों रीजन में जी हो रहे हैं। तो इससे एक उत्तर प्रदेश को अपने आप में एक पुश ये मिलता है कि उत्तर प्रदेश को समग्रता के साथ G20 देशों के, और G20 देशों का जैसा अभी जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर संजय जी हम लोगों के बीच में, देखिए उसके कंट्रीज जो हैं वो ये, उनमें कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनसे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक व्यापार होता है।
जी। और शायद अगर मैं कहूँ अगर 90% उत्तर प्रदेश का व्यापार इन्हीं G20 के देशों में होता है, जी। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाइना हो, आपका जितने वो कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन के सारे देश, तो इन्हीं के बीच में उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कारोबार होता है। और उत्तर प्रदेश को अपने आप की ब्रांडिंग करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं मिल सकता था। जी, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश ने इसकी कोशिश, अपनी ब्रांडिंग की कोशिश, आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, उत्तर प्रदेश ने अलग से अपनी तरफ से विश्व आर्थिक फोरम में आने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए अपने एक जिला एक उत्पाद परियोजना के तहत उपहार भेजे और उन उपहारों को उन राष्ट्राध्यक्षों को दिया गया। उन राष्ट्राध्यक्षों को काफी अच्छा भी लगा और उनमें से कई लोगों ने उसके बारे में जिज्ञासा भी जाहिर की। अब ये जो G20 के कंट्री जब उत्तर प्रदेश के इन 4 बड़े शहरों में आएंगे और कार्यक्रमों में उनके प्रतिनिधि, और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि G20 कोई एक सामरिक गठबंधन नहीं है जी। ये गठबंधन विशुद्ध तौर पर आर्थिक मंच है जी। परस्पर संवाद का मंच है जी। कल्चरल एक्सचेंज भी इसका बहुत एक मीगर पार्ट है, छोटा हिस्सा है। मुख्य इसका उद्देश्य जो है वो परस्पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अब वो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है तो राष्ट्राध्यक्षों का तो एक शिखर सम्मेलन हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो वर्ष भर व्यापारिक संगठनों के और व्यावसायिक घरानों के प्रतिनिधियों का आवागमन होता रहेगा, उनमें से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में इन 4 कार्यक्रमों में निश्चित तौर पर सभी देशों के लोग शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश की जो ब्रांडिंग होगी, उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल के बारे में बताया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में न केवल G20 के देशों के बड़े निवेशक निवेश करने के लिए आएंगे, उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की जो ताकत है, MSMEs है, उत्तर प्रदेश की ताकत जो हैंडीक्राफ्ट है, उत्तर प्रदेश का जो आर्टिजन उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश का शिल्प जो है वो दुनिया के बीच में जाएगा, जिसकी शुरुआत देखिए बुनियाद रखी जा चुकी है। योगी सरकार ने उसकी बुनियाद पहले से रखना शुरू कर दी है। ये आप कहें कि एक उसको पुश मिलेगा। एक गाड़ी जो है वो तीसरे से चौथे गियर में जो है वो रफ्तार पकड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सिद्धार्थ जी जिस तरीके से कहा डॉक्टर संजय, एक मुझे उदाहरण ध्यान में आता है। अभी प्रधानमंत्री जैसा आपने जिक्र किया कि गए थे और उन्होंने सारे राष्ट्राध्यक्षों को कुछ न कुछ जो है भेंट दिया था। उनमें उस भेंट में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जो है उन्होंने राम दरबार दिया था। राम दरबार वाराणसी में बनता है। अभी मैं वाराणसी के दौरे पर था, हमें बताया गया कि वाराणसी में सिर्फ एक परिवार जिसमें लगभग 10 सदस्य हैं, छोटे बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक, वो सारा राम दरबार या लकड़ी की काष्ठ कला का जो भी काम होता है वो हाथ से होता है। और उस राम दरबार को जब प्रधानमंत्री ने वहां प्रस्तुत किया और दुनिया में उसकी ख्याति हुई, जो कि लुप्त प्राय कला होने के करीब थी, तो उसके बाद जब मैं उनसे मिला, ओम प्रकाश शर्मा नाम है उनका, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त था मैं सोचता था कि बना लूंगा तो करूंगा क्या, आज वो वक्त है कि मैं सोचता हूं कि दे कैसे पाऊंगा। तो ये परिवर्तन आया है हमारी शिल्प को लेकर के, हमारी संस्कृति को लेकर के। डॉक्टर संजय। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत ही अद्भुत ये योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था माननीय योगी जी के नेतृत्व में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अभी आप देखिए एक रिसेंटली और भी उन्होंने लॉन्च किया है मातृभूमि योजना, और इस योजना के अंतर्गत इससे आह्वान किया गया है, चाहे भारत का व्यक्ति हो, भारतीय नागरिक हो, चाहे भारतीय जो दूसरे देश में रह रहा है, आह्वान किया गया है कि जिसमें जितना सामर्थ्य है वो आए, अपने एरिया को, लोकल एरिया को डेवलप करे। यानी बहुत सारे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, व्यवसायी हैं, जो एकेडमिक उसमें प्रोफेशन चले गए, लीगल में चले गए हैं, बड़े बड़े दूसरे शहरों में रह रहे हैं, जिनके पास इतना आर्थिक सामर्थ्य है, उनको ये आह्वान किया गया कि उत्तर प्रदेश में आए, जिस जिले में, जिस गांव में थे वहां पर उसको विकास करने का प्रयास करें। इसी तरह आप देखिए प्रवासी भारतीय योजना जो मोदी जी के नेतृत्व में उनके पहल पर शुरू हुई है, उसमें यह आह्वान किया गया जो NRIs बाहर रह रहे हैं वो वहां से आए और अपने जो भी स्टेट है जहां पर है उसको वो डेवलप करने का प्रयास करें, या कुछ जिस तरह से वो हाथ बटा सकते हैं, मदद दे सकते हैं मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए। और जो मातृभूमि योजना है इसमें तो लगभग 40% गवर्नमेंट देगी, उसमें सहयोग देगी। तो अब देखिए कितना कितना तो किया जा रहा है। अभी तो सर ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जनवरी 2023 में हो रही है। अब देखिए अभी जो ये G20 मीट होनी है
उससे पहले अभी तो यूं तो बताया सर ने कि 4 मुख्य जो हमारे उत्तर प्रदेश के भाग हैं उन सब जगह ये सारी मीटिंग्स होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 100 प्री समिट मीटिंग्स होने वाली है। पूरे हिंदुस्तान भर में लगभग 100 मीटिंग्स होने वाली है G20 से पूर्व। और देखिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं सबके लिए एक चैलेंज है कि वो अपने अपने राज्य को सुधार लें। और ये इससे हमारी और भी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, जो हमारा एक तरह से इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा, दूसरे देशों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से अभी देखिए ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि हम कम से कम 6 ये विदेशी उसमें कंट्रीज में जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे जहां पर हम रोड शोज करेंगे। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री भी होंगे किसी एक देश के रोड शो में। अब देखिए कितना इंटेंसिवली काम हो रहा है। तो जैसे आपने शुरू में कहा कि ब्रांडिंग होने जरूरी है, यानी हमारे अपने तो हम जानते हैं हमारा सामर्थ्य क्या है, लेकिन जब तक वो सामर्थ्य दुनिया के सामने नहीं आएगा, दूसरे देशों के सामने नहीं आएगा, जो आप देखिए यही दूसरे देश पहले भारत को कहते थे इट इज अ लैंड ऑफ स्नेक्स, है ना, इट इज अ लैंड ऑफ मंकीज, कितना नकारात्मक पेंट किया जाता था। आज वही भारत है पूरे दुनिया भर को एक निमंत्रण दे रहा, पूरी दुनिया चला आ रहा है। तो जो भारत का एक कभी स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में आता है, आज वो बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। आज दुनिया देख रही है भारत के पास हम किस तरह से पहुंच सकते हैं। तो ये सब राजनीतिक सामर्थ्य है, राजनीतिक नेतृत्व है, प्लस पूरा देश रिस्पॉन्ड कर रहा है इस परिवर्तित माहौल में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। सिद्धार्थ जी, जब उत्तर प्रदेश के संदर्भों की बात होती है, कौन से ऐसे इलाके होंगे, मुख्यमंत्री ने चर्चा शुरू की है, साथ में तैयारी शुरू की है, लेकिन कौन से ऐसे हमारी संभावनाएं हैं, हमारे सामर्थ्य के तमाम क्षेत्र हैं जिनको हम उस वैश्विक मंच पर ले जा करके अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं? देखिए अभी तक और G20 का एक कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तावित भी है। अभी तक होता ये था कि हम दिल्ली NCR रीजन जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर, सबसे ज़्यादा जो है डिमांड में रहता था किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। लेकिन अब एक अच्छी बात उत्तर प्रदेश में जो मैं कह रहा था कि जो प्रिपेयर्डनेस, जो तैयारी होनी चाहिए, वरना इससे पहले अगर आज से 10 साल पहले G20 हुआ होता तो जो राष्ट्रों के लोग आते वो आगरा का ताजमहल देखकर फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं, या बहुत होता तो बनारस में आते और थोड़ा सा देख के आरती देखकर और गंगा के किनारे जो है खड़े होकर वो चले जाते। लेकिन इस बार जब भारत को ये मौका मिला है और उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश की तैयारी, उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवेज के बारे में बताने की जरूरत नहीं, किस तरीके से एक्सप्रेसवेज से पूरे उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले, जब तक ये इस सम्मेलन की मेजबानी समाप्त होगी तब तक 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिसमें एक जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल जो है वो होगा कि उत्तर प्रदेश का जो माल है अगर किसी भी देश में जाना चाहे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के चारों कोने से सामान पहुंचेगा, सामान जो है चाहे जहां जाना वो भेजा जा सकता है। इनलैंड कंटेनर डिपो उत्तर प्रदेश से सटे हुए आप जान ही रहे हैं कि दो हैं या 3 हैं। तो ICD उत्तर प्रदेश के करीब में है, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा हुआ है लैंड ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। एयरपोर्ट्स की कंडीशन उत्तर प्रदेश में आज 30 एयरपोर्ट क्रियाशील होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। तो उत्तर प्रदेश की प्रिपेयर्डनेस है, तैयारी है उत्तर प्रदेश की, यानी कि आपके पास इंग्रेडिएंट मौजूद है एक बेहतरीन रेसिपी तैयार करके अपने आप को एक बेहतर ब्रांड के तौर पर लाने के लिए। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इसी बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य है उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, और ब्रांडिंग पर ही वो काफी जोर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जब 4 स्थानों पर उत्तर प्रदेश के ये ब्रांडिंग प्रदर्शित की जाएगी G20 देशों के सामने, तो उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में जरूर नजर आएगा। डॉक्टर संजय जी, बहुत संक्षिप्त 30 सेकंड का इस संपूर्ण प्रयास पर आपका आखिरी स्टेटमेंट लेकर के हम अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। देखिए G20 भारत के लिए एक बहुत शानदार मौका है, और ऐसा मौका है ये, आशुतोष जी समझ लीजिए कि इंडिया हैज अपॉर्चुनिटी टू रीशेप द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ऑर्डर। ये जो पोस्ट पैंडेमिक जो वर्ल्ड है इस समय जितनी निराशा भी है दुनिया में बहुत जगह है, इसलिए भारत के पास एक ये इतना सशक्त राजनीतिक नेतृत्व है, इतना भारत की इकोनॉमिक जो सिचुएशन इतना तेजी से आगे बढ़ रही है, स्टेबल है, इसलिए भारत के पास एक नया एजेंडा सेट करने के लिए एक अद्भुत ये एक मौका है, अवसर है।
और लेकिन ये मेरा मानना है कि जिस तरह से पूरी एजेंडा सेटिंग हो रही है, अभी तो सब नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजों पर विशेष बात बल दिया है। एक तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, यानी जो डिजिटल डिवाइड है, और हाँ 3D के बारे में कहा है, तो डिजिटल डिवाइड है। उसके अलावा जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो ग्रीन ट्रांजिशन है, उसके 4 T's उन्होंने कहा है, 4 T's के बारे में, और उसमें जिसमें टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, ट्रस्टीशिप है और ट्रांसपेरेंसी है, ये 4 चीजों के ऊपर काफी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बिल्कुल, बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय की बाध्यता है। जो अपेक्षा है उन अपेक्षाओं पर उत्तर प्रदेश खरा उतरे, प्रबलता के साथ उतरे, अपनी सामर्थ्य को पूरी दुनिया के सामने रख सके, ऐसी अपेक्षाओं के साथ आज हम विदा लेते हैं। आए हुए मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद।